नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ हो गई है। चुनाव आयोग के ये घोषणा करते हैं कि चुनाव अपने निर्धारित समय पर होगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से लोगों को रिझाने में लग गई है, लेकिन इन सब के बावजूद अभी जो सबसे बड़ा रंग देखने को मिल रहा है वो है सीट शेयरिंग को लेकर के। और जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग जगहों से वो अपनी दाव ठोकने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब देखना ये है कि किनको कहां से सीट मिलेगी और कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा। लेकिन आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सासाराम विधानसभा क्षेत्र से दीपक कुमार कुशवाहा, जो लगातार समाजसेवी रहे हैं। पिछली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव निर्दलीय भी लड़ा था और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये शेरशाह कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में इनकी काफ़ी योगदान रही है। तो आज हम तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे सासाराम विधानसभा चुनाव को लेकर के, और विधानसभा क्षेत्र जो सासाराम है यहाँ की पूरे वस्तु स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं। स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार आप सभी लोगों को। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सासाराम विधानसभा है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक माना जाता है। यहाँ बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चूँकि आपने आज आरजेडी में अपने बायोडाटा दिया है कि आपको वहाँ से टिकट चाहिए, थोड़ी सी हम प्रकाश डालेंगे वहाँ की राजनीतिक वस्तु स्थिति पर। तो वहाँ से लगातार बीजेपी जीतती आई है, 2 बार से आरजेडी भी सत्ता में रही है वहाँ से। अभी जो आरजेडी के सिटिंग एमएलए विधायक जो डॉक्टर अशोक कुमार थे वो अभी पाला बदल करके जेडीयू में चले गए, यानी मूल रूप से ये कहा जाए कि आरजेडी का सीट खाली हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में चूँकि वहाँ से कभी भी जो जीतता है वो कुशवाहा कैंडिडेट होता है, चूँकि कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। तो क्या इन सारी परिस्थिति को देखते हुए आप आरजेडी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और वजह है? देखिए, आरजेडी से चुनाव लड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे कार्य से और हमारे सामाजिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर के, चूँकि मैं वहाँ का राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रवक्ता भी हूँ, हमारे रोहतास जिला के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ ने जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं चंद्रदेव बिंद जी ने, हमारे सचिव सोहराबुद्दीन जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सोहराब मुस्तकीम जी ने और हमारे जिला के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शेषनाथ जी ने जो हम पर विश्वास जताया है, उसके लिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सासाराम आज आज़ादी के 74 साल के बाद भी यहाँ की जनता सालों भर वर्ष के सभी मौसमों में बेचैन रहती है, परेशान रहती है। अगर बारिश हुई तो गंदगी से परेशान है, बारिश हुई तो पानी में उनको अपने कपड़ों को फोल्ड करके जाना पड़ता है, कहीं भी किसी भी जगह पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। गर्मी का मौसम आता है तो धूल से परेशान है, आम जनता ट्रैफिक से परेशान है। तो यहाँ का प्रशासनिक निष्क्रियता कहें या हमारे अभी तक जो हमारे विधानसभा के वहाँ से जीत करके जाने वाले सदस्य रहे हैं उनकी निष्क्रियता करें या उनकी सोच कर रहे हैं, बड़े दुख होता है कि हमारे सासाराम जो एक ऐतिहासिक जगह है, जो वर्ल्ड के दुनिया पर उभरने लायक है, जहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, वो एक क्षेत्र बहुत मन कलुषित होती है। और अंतरात्मा की मेरी आवाज़ है, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं और वहां के लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि सासाराम में कितनी संभावनाएं हैं। कुछ संभावनाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे आज के समय में रोजगार सबसे बड़ी समस्या है और ये आम जनता घुट घुट कर मर रही है और लोग फांसी तक लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे परिस्थितियों में रोजगार के लिए सासाराम बहुत ही बढ़िया जगह है। आप गए होंगे अगर सासाराम हो तो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सासाराम एक पिकनिक स्पॉट के रूप में, एक हिल स्टेशन के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं और वहां रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पूरे बिहार भर से ही नहीं, पूरे भारत भर से लोग वहाँ भ्रमण करने आएंगे। वहाँ बौद्ध के इतने अच्छे अच्छे प्रमाण हैं, बौद्ध का शिलालेख है जिसको देखने के लिए हमारे अलग कंट्री से लोग आते हैं। हमारा मुख्य मार्ग है NH
जिस पर कि NH2 जिस पर कि सारे लोग वहाँ पर आते हैं और सभी धर्मों के लोग वहाँ पर, खास करके विदेशों से यहाँ मुद्रा हम लोग ला सकते हैं। तो विकास की अपार संभावनाएं हैं। मैं थोड़ी सी बात मैं आपको और शेयर कर दूं कि हमारे यहाँ सभी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो दूरदर्शिता है, उसकी कमी कहीं ना कहीं से हमारे प्रतिनिधियों में रही है, जिसका नतीजा है कि आज सासाराम के युवा विकास में बहुत ही पीछे हैं। और मैं अगर जीत करके जाता हूं तो विकास की बात करूंगा और विकास के मुद्दे पर मैं जनता के सामने जाऊंगा और मैं शिक्षा को अपना हथियार बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपके पास कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं और विकास के मुद्दा पर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। पिछले हमारे प्रतिनिधियों ने क्या हुआ मैं उस पर विशेष चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन जो अभी स्थिति सासाराम की है वह भयावह है, वह हृदय विदारक है। और इस स्थिति में मैं चाहता हूं कि सासाराम को एक ऐसा प्रतिनिधित्व मिले और जो सासाराम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाए और दुनिया के नक्शे पर इसको रख सके। चूँकि आरजेडी वहाँ से पिछली बार जीती थी तो तब जदयू भी गठबंधन में रही थी, दोनों के गठबंधन से वहाँ जीत हासिल की। इस बार आरजेडी को वहाँ से जीतने के लिए क्या हथकंडा अपनाने होंगे? और चूँकि आप अभी आरजेडी से टिकट लेने के दावा पेश करते हैं, तो ऐसे केस में शीर्ष नेतृत्व को आप क्या कहना चाहेंगे और किस वजह से आपको राजद टिकट दे कि आप सासाराम से चुनाव लड़ सकें? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सासाराम कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और वहाँ अभी तक पिछले 25 सालों से जो भी विधायक चुन के आए हैं वो कुशवाहा समाज के ही रहे हैं। और वहाँ की जनता की जो सोच है, वहाँ की जनता की जो मानसिकता है वो कुशवाहा के लिए ही समर्पित है। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ वहाँ का पूरा अति पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज और मैं आपको ये एक राज की बात बता दूं कि ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक राजद में नहीं थे, वो हमारे साथ जुड़ करके कंधे में कंधा मिला करके और सासाराम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसी दिशा में मैं चाहूँगा, शीर्ष नेतृत्व से मैं आग्रह करूँगा, अपील करना चाहता हूँ कि सासाराम का विधायक का प्रत्याशी जो भी हो, सबसे पहले तो कुशवाहा समाज से होना चाहिए। अगर कुशवाहा समाज को यहाँ से राजद से टिकट मिलता है तो पिछली बार अगर राजद की तरफ से 82,000 वोट मिले थे, तो मैं दावा करता हूँ दीपक कुमार अपने लोगों के साथ मिलकर, सबके साथ चलकर यहाँ 1 लाख से ज़्यादा वोट मैं लाऊंगा और अपने शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैं हाथ मजबूत करूंगा और उनकी सरकार बनेगी। चूँकि आरजेडी के विधायक पहले भी वहाँ रहे हैं और इस बार उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया, तो क्या कारण रहा? चूँकि आपने बहुत सारी ये जो एजेंडा आपने बताया कि पिकनिक स्पॉट्स बना दिए जाएंगे, वहाँ गंदगी हटा दी जाएंगी, जल निकासी की समस्या को सुधार दी जाएगी, लेकिन इससे पहले भी आरजेडी के विधायक रहे, उन्होंने तो ये सारे काम नहीं किए। फिर आपसे जनता क्यों उम्मीद करे कि आप फिर से आरजेडी से चुनाव जीत के आ पाएँ और क्या विकास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इस पर कैसे विश्वास करें? मैं अपने पक्ष को आपके पास रखूँगा। पिछले पक्ष ने क्या किया, मैं किसी की आलोचना में विश्वास नहीं रखता। मैं समाज को आगे लेकर के चलने में भरोसा रखता हूं और मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। अभी जो देश में परिस्थितियां चल रही है, कोविड-19 के कारण पूरा का पूरा देश परेशान है। ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे भारतीय मजदूरों का पलायन हो रहा था, उस समय पूरा का पूरा अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज मेरे साथ मिलकर कंधे में कंधा मिलाकर हमने पूरे समाज को रातों भर सेवा किया है। जी हाँ, हमारे ही घर पर, हमारे ही कैंपस में हमेशा खाना बनते रहता था और हमने पूरे गरीबों का सेवा किया। यही नहीं, मैं आपको बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी वाकया, छोटी सी घटना है। मैं एक दिन खाना खिला रहा था, खाना खिलाने के क्रम में पटना से एक औरत आ रही थी जो अपने बच्चे को नग्न अवस्था में लेकर आई थी। छोटा सा बच्चा था, 2.5 से 3 साल का, उसके पास पैसे भी नहीं थे। मेरे को मैंने हृदय में इस तरह का आवाज़ उठा कि दीपक कुमार, आप केवल खाना खिलाने से कुछ नहीं होगा। और उसी समय हमारे बहुत सारे मित्रों से मैंने इस पर बात किया और उसी समय से हमने वस्त्र वितरण का कार्य भी शुरू किया। और हम लोग घूम घूम कर, आज हमारी गाड़ी है जो खुशियों की गाड़ी के नाम से चलती है, और हम लोग समाज के हर जगह पर ज़रूरतमंदों को ये पहुंचाने का आज भी काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और मैं जनता के लिए
आपने जैसा कि कहा कि आप जनता के लिए क्या खास, क्योंकि मैं देखिए जनता के बीच रहने वाला हूँ, मैं जनता के साथ रहने वाला हूँ और जनता का हमेशा से मैं सेवा करता रहूँ। मैं आपको बता दूं कि 8वीं क्लास में जब था तब से लेकर के मैं जनता का सेवा करता हूँ। मैं 8 क्लास में था लेकिन 5 क्लास के बच्चे को पढ़ाता था। मैं 8 क्लास में था, मेरे पंचायत के सामने जो आज स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है वो हम लोग 20-25 साल पहले चला चुके हैं और अपने पंचायत की सफाई करके वहाँ दिया लेकर के बैठे रहते थे। तो उस समय से हम लोग 20-25 सालों से हम लोग इस समाज सेवा में रहे हैं और जहाँ भी रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि मैं विद्यालय अपने शेरशाह महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हूँ, वहाँ भी मैंने बहुत सारे समाज सेवा के काम किए। प्रशासन के भी जो आदेश होते हैं उसमें भी मैंने हमेशा सहभागिता सुनिश्चित की है और हमेशा मैं प्रशासन के साथ और देश के विकास के लिए हमेशा मैं प्रयासरत रहता हूँ। एक व्यक्तिगत सवाल है कि चूँकि आप पेशे से एक अध्यापक हैं, आप शेरशाह कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं और शेरशाह कॉलेज सासाराम का एक धरोहर माना जाता है। ऐसे जगह से उठ कर के फिर समाज सेवा और ये चुनाव लड़ना, राजनीति में आना, ये कैसे सोचा आपने? देखिए, हमारे युवाओं को प्रतिनिधित्व देना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि शिक्षा के एक शिक्षक होने के नाते मैं जो महसूस करता हूं, शिक्षा जगत में बहुत सारी खामियां हैं जिस पर राजनीतिकरण होता है, बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाता है और सही मार्गदर्शन उनको नहीं मिल पाता है। तो मैं इस राजनीति में उनके मार्गदर्शन के लिए भी आता हूँ। अब 3 साल का कोर्स है, उसको 4 साल में आप पूरा करा रहे हैं, 4.5 साल में पूरा करा रहे हैं। अब छोटी सी बंदी हुई है 4 साल, अभी 5 महीने बीत गए, 5 महीने से आप लॉकडाउन चल रहा है, सारे काम आपके हो रहे हैं केवल शिक्षा को छोड़ करके। अभी पूरे के पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बंद है शिक्षा को छोड़ के, चाहे वो हाई स्कूल का हो, मिडिल स्कूल का हो, प्राइमरी स्कूल का हो या कॉलेजेस का हो या उससे भी उच्चतर शिक्षा के बारे में। तो ये क्या है, ऐसा क्यों है? मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ, जो भी सरकार हमारी है, भारत सरकार है, मैं उससे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि शिक्षा पर ध्यान दे। कब तक WHO के दबाव में भारत के शिक्षा को कुचलते रहेंगे? कहाँ पर लॉकडाउन है श्रीमान? लॉकडाउन तो कहीं दिखता नहीं है, सभी जगह जाम लगे हुए हैं। वो बच्चे क्या बाजार नहीं जा रहे हैं? सारे के सारे बच्चे बाजार जा रहे हैं, अपने अभिभावकों के पास साथ जा रहे हैं। तो क्या कोरोना महामारी विद्यालयों से ही फैलती है या आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है? तो क्या आप चाहते हैं कि इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद कर दिया कि इसको फिर से खोलना चाहिए? नीतिगत ढंग से फैसले लेना चाहिए, स्टूडेंट के छात्र के हित में फैसला लेना चाहिए और इसको पूरी तरह से अनलॉक करना चाहिए और इस पर सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लान हैं, मैं शेयर करता था जब यहाँ पर पूरे के पूरे तरह से लॉकडाउन था। मैंने लोगों से कहा कि इसे अनलॉक कर सकते हैं। कैसे? तो भाई आप जो पूरे बाजार को आप बंद कर रहे हो, पूरे बाजार को एक साथ बंद करने की क्या जरूरत है? पूरा बाजार खोल दो, किसी का दुकान बंद नहीं रहेगा। आप जो कस्टमर हैं, उपभोक्ता, उनको कंट्रोल करो। कैसे? तो आप पंचायत वार लिस्ट बना लो कि 2 पंचायत के लोग सोमवार को मार्केटिंग करेंगे, 2 पंचायत के लोग मंगलवार को मार्केटिंग करेंगे। तो एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है जो हमारी सरकारें नहीं कर पाई और हर मोर्चे पर विफल रही हैं। और आज आर्थिक मंदी के स्तर पर हमारे जो युवा पीढ़ी है, अभी हृदय विदारक घटना हुई है दिल्ली में, आपने भी सुना होगा। 45 और 47 साल के 2 उद्यमी जो तीसरे मंजिल पर जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। घुट घुट कर जनता मर रही है। तो शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर हर जगह बेचैनी है और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कृपया करके राजनीति ना करके जनहित में फैसला लें। सासाराम की जो मूलभूत समस्याएं हैं, ये एक समस्या तो आपको शिक्षा से रिलेटेड भी है, साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि नली गली का जो सिचुएशंस हैं, वहाँ स्वास्थ्य की भी बहुत बुरी दशा है वहाँ। चूँकि पूरे रोहतास ज़िला में मेरे ख्याल से चिकित्सा के नाम पर एक ही हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज, जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद के हैं। लगातार वहाँ से नेगेटिव चीज़ें भी सामने आती रही हैं। तो क्या आपका स्टैंड होगा सासाराम विधानसभा के लोगों के लिए कि वो अपने निजी ज़रूरत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए या रोज़गार के लिए किस तरह की चीज़ें डेवलप्ड होंगी? और आप अगर वहाँ से विधायक चुनाए जाते हैं, आरजेडी आपको टिकट देती है, तो आप इन लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, सभी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जहाँ गंदगी होगा वहाँ स्वास्थ्य खराब होगा ही। बिल्कुल। तो सबसे पहले गंदगी का निवारण कीजिए। स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य के लिए हमको दूसरी जगह जाने की आवश्यकता, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तभी जाते हैं। खैर, अगर स्वास्थ्य खराब होती है तो यहाँ पर हर स्टेज पर, हर जगह
लूट मचा हुआ है, लूटने की होड़ है, हर आदमी अपना पॉकेट भर रहा है और आम जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप छोटे से छोटे कामों के लिए चले जाइए, सब लोग अपनी सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। एक आम जनता जिसके पास पैसे नहीं है वो आज तड़प कर अपने घर पे जान दे करके मर रहा है, वो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इन सभी समस्याओं का एक ही निराकरण है कि सासाराम को पेरिस जैसा खूबसूरत बना दीजिए। क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट्स बनाया जा सकता है, पहाड़ी एरिया, हिल स्टेशन है, काफ़ी झरने वाटरफॉल्स हैं, तो इन सब पर चीज़ों पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं, मान लीजिए कि एक छोटा सा हमने ठेकेदार को हायर किया, मैंने बना दिया कि इस यहाँ नली बनाना है, तो भैया आपको नली बनाना है तो नली बना रहे हैं आप, तो आपको पर्सनल फ़ायदा मिल रहा है आर्थिक, तो आप नली बना रहे हैं। लेकिन उस नाली के बनाने के क्रम में आम लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? धूल मिल रहा है। आप सफाई क्यों नहीं करते? पर डे आप जब रोड पर आप कचड़े फैला रहे हैं, कचरा ढो रहे हैं, तो अब वहाँ का कचरा कौन साफ करेगा? पिछले कई महीनों से नाली का एक काम चल रहा है जिसमें आम जनता इतनी त्रस्त है कि सारा बीमारी का जड़ वही है, सारा का सारा गंदगी रोड पर है, और जब रोड पर गाड़ियाँ चल रही तो वो हमारे फेफड़ों के थ्रू पहुंच रहे बॉडी में, और वो नुकसान करके हमें हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं। देखिए सासाराम, शेर शाह ने अपने समय में सासाराम के ग्रांटक रोड बनाया जिसकी चौड़ाई क्या रखी थी, आप भी देख सकते हैं, और आज उसकी चौड़ाई क्या है। तो उसे जो सोच थी शेर शाह के समय में, उस सोच को हमें पूरा करना होगा, और उस रोड के पूरे चौड़ाई को यूज़ करते हुए वहाँ एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि वहाँ पर स्वच्छता दिखे, लाइटनिंग की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि रात में आपको हेडलाइट जलाने की ज़रूरत ना हो, आप गाड़ी के लाइट के ऑफ करके चलें। जितने भी शहर में जो ट्रैफिक लाइटें जो रोड पे लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें, उनमें से जलती भी बहुत कम है। ऐसी भी शिकायत लगातार आती है कि नगर पालिका ने उन सब चीज़ों का जो पैसा आता है वो गबन कर गई। भैया यहाँ तो सारा काम ही पैसे के लिए हो रहा है ना, बिल बना रहे हैं। अब बताइए ना, एक छोटा सा रोड है जिसकी चौड़ाई होगी 20 फीट, उसमें आप डिवाइडर बना करके उस पर बत्ती लगा देते हो, 5 फीट में इधर से गाड़ी जाएगी या 5 फीट में इधर से गाड़ी जाएगी, डिवाइडर तो बन गया, आपका बिल पास हो गया, आम जनता परेशान हो रही है। आपने फुटपाथ नहीं बनाया, तो ये तो परेशानियाँ केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, तो इस पर बहुत सख्ती के साथ पेश होने की आवश्यकता है, और मैं ये सख्ती करूँगा। चूँकि जीता हुआ प्रतिनिधि जो होता है सभी लोगों के लिए काम करता है, लेकिन बाकी जो नौकरशाह हैं वो उत्तरदायी होते हैं जनता के प्रतिनिधि के लिए। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये ख़त्म होते जा रहा है। आज जो वहाँ अफसरशाही हो रही है, मैं उस अफसरशाही के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। किसी भी ऑफिस में प्रॉपर चैनल से काम नहीं हो रहा है, हर जगह लूट और खसोट की बात हो रही है। हर जगह आप चले जाइए काम कराने के, कहीं भी आपका काम नहीं हो रहा। ये क्या है भैया? आप हर जगह गलती कर रहे हैं। तो सासाराम के युवाओं को आगे मैं लाऊंगा, सासाराम के युवाओं को मैं रोजगार प्रदान करूंगा। भारत सरकार नहीं करेगी, बिहार सरकार नहीं करेगी, मैं कहता हूं कि अपार संभावनाएं हैं रोजगार की युवाओं के लिए। आज एक छोटा सा टी स्टॉल खोलने के लिए अगर धर्मशाला रोड में सासाराम के मुख्य मार्ग पर जुड़े तो 4 लाख पगड़ी कहाँ से लाएगा वो? लेकिन अगर पिकनिक स्पॉट के रूप में ताराचंडी से 2 किलोमीटर ऊपर हम डेवलप करते हैं तो उस पिकनिक स्पॉट पर हम भी अपने परिवार के साथ जाएंगे अगर वहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं तो। भैया पुलिस लाइन है, वहाँ पुलिस लाइन से हटा करके उनको पहाड़ पर रखो। पुलिस लाइन में जो बैठ करके अपने सेवा दे रहे हैं उनको पहाड़ों पर ड्यूटी दीजिए 4-4 घंटे, और वहाँ पर हम सुरक्षित महसूस करते। शिमला से बेहतर जगह हमारा है। शिमला, नैनीताल, मंसूरी जाकर घर में ताला लॉक करके क्यों जाएंगे भाई? हमारे यहाँ झरना है, हमारे यहाँ सुंदर वाटरफॉल है, हमारे यहाँ मतलब नेचुरली इतना रिच है हमारा सासाराम, जिस पर हमारे प्रतिनिधियों का अभी तक कोई ध्यान नहीं गया। और ये बहुत अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत दुख होता है इससे हमें। अगर कहा जाए कि आप एक शब्दों में पूरा ये व्याख्या करें कि सासाराम के युवाओं को आप कैसे अपने तरफ करेंगे और उनके लिए क्या संदेश होगा? सासाराम के युवाओं को अपने तरफ करना नहीं है, सारे युवा हमारे हैं, सारे युवा मेरे साथ हैं, और मैं युवाओं के चलते ही यहाँ आया हूँ। उन्होंने ही हमें भेजा है कि आप जाइए, आपसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं होगा। आप मेरे फेसबुक पर देखिएगा, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोगों ने पोस्ट किया है कि सर आपसे बेहतर कोई उम्मीदवार हमें नहीं मिल सकता है सासाराम में। सासाराम में अभी तक ऐसे लोग आते हैं जो या तो करोड़पति हैं, जो पैसे के बल पर जीत कर जाते हैं। अरे भैया पैसा के बल पर जीत जाएगा तो आपका काम करेगा क्या?
आपको 10,000 रुपये दे करके आपका वोट खरीद लेगा तो आपका काम करेगा क्या? मैं किसी का वोट नहीं खरीदूंगा। मैं किसी को अवैध तरीके से मैं वोट भी नहीं लेना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल लीगल तरह से काम करूँगा और ईमानदारी पूर्वक इलेक्शन जीतूंगा और मैं वहाँ के जनता के लिए काम करूँगा। मैं वहाँ के जनता को समर्पित हूँ, यहाँ के युवाओं को समर्पित हूँ। मैं हमेशा युवाओं के साथ रहा हूँ और हमेशा उनके साथ रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये थे दीपक कुमार कुशवाहा, जो सासाराम विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इन्होंने आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट के रूप में अपने बायोडाटा को ऑफिस तक पहुंचा दिया है, लेकिन फिलहाल टिकट किसे मिलती है ये सस्पेंस जारी है। लेकिन जिस तरह का इनका जज्बा है, जिस तरह का इन्होंने अपने जज्बे को बनाया है और जिस तरह से इन्होंने सासाराम की जनता को लगातार सेवा देते आए हैं, ऐसे सिचुएशन में चाहे किसी भी पार्टी से अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो फ़ायदा बिहार सासाराम की जनता को होगी। तो इसमें आरजेडी अगर टिकट देती है तो उसे भी कहीं ना कहीं लाभ मिलना ही होगा। देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।